नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। आज तस्वीरें आएंगी शाम के 6 बजे से मुंबई के शिवाजी पार्क से। अब से थोड़ी ही देर में जब प्रधानमंत्री मोदी की रैली होनी है और इस रैली में एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे भी शामिल होंगे। 5वें चरण में महाराष्ट्र की 13 सीटों पर सोमवार को वोटिंग होनी है, जिसे लेकर पीएम मोदी एक्शन मोड में है। 2019 में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 41 और यूपीए गठबंधन को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि 2 सीटें अन्य के खाते में गई थी। एनडीए के सामने महाराष्ट्र में 2019 की जीत को दोहराने की बड़ी चुनौती है। हालांकि 2019 के बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा बदलाव आ चुके हैं, यानी कि शिवसेना एनसीपी जो 2 धड़ों में बंट चुकी है, यानी कि टूट गई है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस और शरद पवार के साथ हैं, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और अजीत पवार अब एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम हैं। और इसीलिए इस बार के महाराष्ट्र के नतीजे कई पार्टियों और नेताओं का भविष्य भी तय करेंगे। आज इसी पर करने वाले हैं चर्चा। महाराष्ट्र की सियासत में किसकी क्या स्थिति बनती हुई नजर आएगी और जैसे ही प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू होगा वो तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। बीजेपी के प्रवक्ता राजीव पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश शेट्टी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील व्यास जी शिवसेना के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर सीमा मलिक प्रवक्ता है एनसीपी शरद गुट की। दानिश कुरैशी हैं प्रवक्ता एआईएमआईएम के और रामकृपाल सर हैं वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं चर्चा में और शुरुआत राजीव पांडे जी आप ही के साथ करूंगी। महाराष्ट्र में बीजेपी अपनी स्थिति को कैसे देखती है, खासतौर पर क्योंकि प्रधानमंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, लगातार रैलियां रोड शो उनके द्वारा की जा रही हैं, लेकिन 2019 की स्थिति से 2024 की स्थिति बहुत अलग नजर आती है, क्योंकि 2 प्रमुख पार्टियों में बड़ी टूट का साक्षी बना है महाराष्ट्र। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में इस बार कुछ भी कहना बहुत मुश्किल नजर आता है। देखिए पूर्णिमा जी, अगर आप 2019 के चुनावी रिजल्ट को अगर आप देखें तो उस समय भारतीय जनता पार्टी और जो शिवसेना की गठबंधन को 41 सीट्स मिले थे 48 में से। आज परिस्थिति क्या है? आज हमारा जो शिवसेना और भाजपा का जो अलायंस है, जो 2019 में भी था और आज भी है, वो इंटैक्ट है। अगर आप देखें कि उस समय शिवसेना 18 सीटें जीती थी, उसमें से जो 13 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो शिवसेना के साथ है और 5 जो है शिवसेना यूबीटी के साथ है। तो शिवसेना पूरी तरीके से इंटैक्ट है। उनके मैक्सिमम एमएलए, आपको पता है कि 2/3 से ज्यादा एमएलए शिवसेना के साथ एकनाथ शिंदे जी के साथ है। तो शिवसेना और बीजेपी एक साथ है। और साथ में जो बड़ा लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ कि जो एनसीपी है, एनसीपी का जो लार्जर गुट है, अगर आप ये देखें जो आज एनसीपी में घड़ी जो चुनावी चिन्ह है वो भी अजीत दादा पवार जी के साथ है कि आज के रेट में 80% से ज्यादा कार्यकर्ता एनसीपी जो हमारे साथ है उनके साथ है। तो अगर आप ऐड करें कि शिवसेना, भाजपा और एनसीपी, आज तीनों पार्टियां मिलकर के हम चुनाव मैदान में हैं। दूसरी बात आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, 2014 के बाद अगर आप देखें तो पूरे महाराष्ट्र की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। अपने दम पे 2014 में हम लोग चुनाव लड़े, सारी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी। अगर आपको विधानसभा का चुनाव याद हो तो 122 सीट भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे चुनाव में जीत करके आई थी। उसके बाद हमारा अलायंस हुआ और सरकार चली। आज जो परिस्थिति है कि ये तो आपको मैंने चुनावी गणित बताया, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है पूर्णिमा जी, बड़ी बात यह है कि आज महाराष्ट्र में जिस प्रकार का डेवलपमेंट चल रहा है और जो हुआ है वो महाराष्ट्र की जनता देख रही है। जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट में से आपको मैं एक बात बताता हूं, जो ये दिल्ली से लेकर के मुंबई का जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो समृद्धि महामार्ग मुंबई से नागपुर का है, जिस प्रकार का डेवलपमेंट मुंबई के सराउंडिंग एरिया में हुआ है, वो कोई भी आदमी जाकर के आज देख सकता है कि किस द्रुत गति से केंद्र की सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के डेवलपमेंटल वर्क किया है। इस आधार पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि पिछली बार हमारी 41 सीटें थी, ठीक है, इस बार 100% 48 की 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के गठबंधन के साथ जाएगा। लेकिन फिर भी जो आपका वोट परसेंटेज 2019 में रहा था 51.34, उसमें शिवसेना का 23.5% का शेयर था। लेकिन शिवसेना भी तो इस बार अलग थलग है ना सर, मतलब शिवसेना भी 2 वोटों में, क्या उसका इम्पैक्ट कैसा आएगा वोटर के मन में, उसका इम्पैक्ट कैसा आएगा? क्योंकि बात तो विचारधारा की है ना सर, विचारधारा भले ही पार्टी अलग हुई हो। जी जल्दी से सर। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा
वो शिवसेना हमारे साथ है, और जो विचारधारा, कोई भी पार्टी विचारधारा के आधार पर चलती है, तो जो बाला साहेब की शिवसेना धनुष बाण के साथ है, वो आइडियोलॉजिकली हिंदुत्व की पक्षधर है और वो हमारे साथ है। ठीक है, ठीक वो है। अलग हो गए हैं, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, उनकी अपनी राजनीति है। ठीक है, जो अलग हो गए उनका क्या सोचना है मैं उन्हीं से पूछ लूंगी कि आखिर उनका क्या सोचना है इसको लेकर। लेकिन राकेश शेट्टी जी आपके पास आते हुए, क्योंकि कांग्रेस अपनी स्ट्रैटेजी को महाराष्ट्र में कैसे लेकर चल रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके ऊपर यह भी कहा गया कि भाई आपको तो उतारने के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। आपके ऐसे बहुत सारे सीनियर लीडर्स रहे जो पार्टी को अलविदा कह गए, फिर चाहे उसमें अशोक चव्हाण हो, संजय निरुपम हो या फिर मिलिंद देवड़ा हो, और आपके लिए बड़ी विचित्र स्थिति एक पैदा होती हुई नजर आई। भले ही इस बार आपका गठबंधन अलग तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी के प्रदर्शन के सामने कांग्रेस का इंडिविजुअल प्रदर्शन कहां पर स्टैंड करता है, डिस्पाइट ऑफ कि आपके साथ कौन कौन है और आपसे दूर कौन चला गया? सभी को नमस्कार। और आपने जो प्रश्न पूछा ये है कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस, हमने कैंडिडेट्स हमने पहले डिक्लेयर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी और शिंदेगढ़ आखिरी दिनों तक कैंडिडेट खोज रहे, और 2014 में 2019 में 2 बार महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार रही, उसके बावजूद 24 में उनको कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की लीडर्स की जरूरत पड़ रही है। ये बहुत शर्म की बात है। जो अशोक चव्हाण को हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी पी कर गालियां दे रहे थे कि आदर्श घोटाला हुआ है, उसी का जरूरत आपको पड़ी, उन्हीं को आपको राज्यसभा भेजना पड़ा। अजित पवार को देवेंद्र फडणवीस बोल रहे थे कि वे चक्की पीसिंग एंड पीसिंग करेंगे, उसी को डेप्यूटी सीएम बनाना पड़ा। जिस हसन मुशर्रफ के ऊपर आप लोग ने ईडी का पूरा रेड करा दिया, उनका कारखाना जब्ती कर दिया, उसको मंत्री बनाना पड़ा। जिस प्रफुल्ल पटेल को आपको दाऊद इब्राहिम का पार्टनर बताया, उसको राज्यसभा भेजना पड़ा। ऐसे तमाम लिस्ट है। भावना गवली हो, जिस प्रताप सरनाइक हो, खुद मुख्यमंत्री हो एकनाथ शिंदे, इनके ईडी के नोटिस गए, फाइल चले गए। आज जो नारायण राणे कांग्रेस में थे, उनको ईडी का नोटिस भेजा, उनको भारतीय जनता पार्टी को लेना पड़ा। मेरा ये प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी स्वयंभू अपने दम पे अपने कैडर को आज भी 2 चुनाव जीतने के बाद, 14 और 19 के बाद भी 2024 में उनको शिवसेना से इंपोर्ट करवाना पड़ रहा है, एनसीपी से इंपोर्ट करना पड़ रहा है और कांग्रेस से इंपोर्ट करवाना पड़ रहा है। हमारी जहां तक परफॉर्मेंस का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का इंटैक्ट वोट 27% है। मुझे नहीं लगता कि एकनाथ शिंदे शिवसेना का वोट ट्रांसफर कर पाएंगे, इसलिए उनके ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए अजित पवार का पैर पकड़ लिया उन्होंने जाकर। अजित पवार भी उसको नहीं कर पा रहे, इसलिए बाद में अशोक चव्हाण के पास चले गए। ये परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी का है। और एक मुद्दा आपको बता दूं, नहीं, लेकिन नेता तो आपके छोड़कर गए ना शेट्टी साहब, नेता आपके छोड़कर गए, तब उनको पार्टी ने ले लिया। अगर उनके छोड़ने की स्थिति नहीं आती तो बीजेपी में उनके जाने की नौबत क्यों आती? आप मुझे ये बताइए ना। मैं आपको बता रहा हूँ, आप पत्रकार है, एक चैनल पे आपको बेहतर ऑफर मिलेगा, आप भी चले जाओ। यहाँ पे अभी विचारधारा तो रहा नहीं। अच्छा, मतलब आप लोग जॉब कर रहे हैं, विचारधारा का कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये कह रहे हैं। आप अशोक चव्हाण को पूछिए ना। हाँ। आपको अशोक चव्हाण से पूछना चाहिए ना। हाँ। कि वो जॉब नहीं, संजय निरुपम से पूछा ना हमने, तो उन्होंने तो जो कहा वो आपके कानों को मिर्ची लगा देगा। जो संजय निरुपम ने कहा उससे तो आपके कानों को मिर्ची लग जाएगी सर। अरे संजय निरुपम के लिए सीट ही नहीं बचा, वो चले गए, जय श्री राम का नारा लगाते हुए बीजेपी के पास चले गए, मगर उधर भी सीट नहीं मिला। अच्छा, तो श्री राम के नारा वो तो एक ऐसा मुद्दा है ना जिसको लेकर कांग्रेस घिर रही है राकेश शेट्टी जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सुशील व्यास जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले शेट्टी साहब ने कह दिया कि भाई इंपोर्ट करना पड़ा है। अब मैं कहती हूँ कि विचारधारा यहाँ पर वोटर के मन में कैसे समझ में आएगी, क्योंकि आपकी पार्टी तो टूट गई। कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बरकरार रखा जाएगा जब एक ही पार्टी, एक ही विचारधारा और उसमें से एक समान विचारधारा टूट के बाद चली जाती है कांग्रेस के साथ? मेघा जी, आपकी बात से मैं आंशिक रूप से असहमत हूँ। और पांडे जी जो शुरुआत में कह रहे थे कि मुख्य रूप से शिवसेना जो है, परम श्रद्धेय बाला साहेब ठाकरे द्वारा जो बनाई गई शिवसेना है, वो शिवसेना है। और वो विचारधारा जो है वो सही माने में शिवसेना की विचारधारा है। और उस विचारधारा को लेकर
हमारे माननीय नेता वर्तमान मुख्यमंत्री शिंदे जी आगे बढ़ रहे हैं। जब 2019 में जो चुनाव लड़ा गया, वो जिन विचारधारा को लेकर लड़ा गया, और चुनाव के बाद जैसे ही नतीजे आते हैं, माननीय उद्धव ठाकरे जी ने जो एक अलग फैसला लिया, उससे कई लोग थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। और धीरे धीरे 2022 आते आते हम बड़ी मात्रा में शिंदे जी के नेतृत्व में एमएलए इकट्ठा हुए और उन्होंने निर्णय लिया माननीय बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा में हम लोग वापस जाएं, और जिस पार्टी के साथ हमने 2019 में जनादेश प्राप्त किया है, भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ मिल करके हमको सरकार बना करके जनता के हित में काम करना चाहिए। और वही हुआ जून 2022 में। और उसके बाद लगातार बड़ी तेजी से महाराष्ट्र के अंदर एक मजबूत सरकार, राज्य सरकार के रूप में काम कर रही, जैसे पांडे जी ने जिक्र किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना तेजी से हुआ, मैं समझता हूं हमें कहते हुए गर्व होता है कि शिंदे जी के नेतृत्व में जो सरकार राज्य में काम कर रही है, इस समय देश की सर्वश्रेष्ठ सरकारों में से एक है। जो उन्होंने गिनाया, कोस्टल रोड, समृद्धि महामार्ग, अटल सेतु, अभी मुंबई में जो मेट्रो का जो जाल बिछ रहा है, लेकिन मेरा सुशील व्यास जी, मेरा ये कहने का मतलब है कि कांग्रेस और एनसीपी जब साथ आए, कांग्रेस और एनसीपी, सुशील व्यास जी जब साथ आए, तो उससे बीजेपी शिवसेना की सीटें तो घटी है ना, रोड पे निकल आया, उससे बीजेपी शिवसेना की सीटें तो घटी है ना सुशील व्यास जी। उन्होंने आंदोलन चलाया और देखा हमने कि वो जो पर्यावरण का जो एक खतरा हमें लग रहा था, वो काफी नीचे आया। और उसको जो सुशील जी, अब तक मेरी आवाज विभाग है, उन्होंने माना कि वो पर्यावरण का खतरा टला। तो इस तरह से जो एक विजन के साथ, एक मजबूती के साथ, एक टीम वर्क के रूप में शिंदे जी, फडणवीस जी और अजित पवार जी काम कर रहे हैं, वो जनता को भा रहा है। जनता ये नहीं देखती कि कौन क्या कर रहा है, कौन कौन किस पार्टी, जनता ये देखती है हमारे लिए जो जिनको हमने चुन के भेजा है वो जनप्रतिनिधि क्या कर रहा है। और ये गवर्नमेंट डिलीवर कर रही है। जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, एक बार इसको कंफर्म करेंगे। और सुशील जी, आप भी मुझे बताइएगा अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। मैं आपके पास लौटती हूँ वापस। डॉक्टर सीमा मलिक भी हमारे साथ है, एनसीपी शरद गुट की प्रवक्ता है। डॉक्टर सीमा मलिक, जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं कि एमएम फैक्टर की बात हो रही है महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी जबरदस्त, मराठा और मुस्लिम फैक्टर, लेकिन एक बड़ा झटका तो शरद पवार को लगा ना, जब अजित पवार उनसे अलग हुए, जिस तरीके की परिस्थितियां पैदा हुई, जिस तरीके से उनको कन्विंस करने की कोशिश की गई, लेकिन अंत में क्या हुआ, अजित पवार चले गए और इसके साथ सरकार पर एक बड़ा संकट पैदा हुआ। अब बिना अजित पवार के, एक तरफ सुप्रिया सुले, दूसरी तरफ अजित पवार, ये स्थिति एनसीपी कैसे देख रही है? और ये जो एमएम फैक्टर है, उसमें कहा जा रहा है कि शरद पवार ने जो मराठा और ओबीसी के ध्रुवीकरण की कोशिश की है, वो आपको एक मदद करता हुआ चुनावों में नजर आएगा। ऐसा है क्या? नुकसान क्या है और चुनौतियां क्या है? ऑडियो नहीं आ रहा ठीक से। सीमा जी आप म्यूट हैं शायद अपने एंड पर, एक बार चेक करेंगे मैम। आवाज आ रही है आपको? जी अभी, हाँ अब आई। जी मैम, तो देखिए मैं आप ज़्यादा ठीक से सुन नहीं पाई, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत सुना है। देखिए जहाँ तक आप शायद ऐसे लास्ट में बोल रही थी कि अजित पवार जी के जाने से हमें बहुत झटका लगा है, तो देखिए ये सब बातें मैम बहुत पुरानी हो गई है और कोई झटका वटका नहीं है, पूरे उससे हम लोग लड़ रहे हैं। और देखिएगा महाराष्ट्र में अपनी जीत हम लोग किस तरह से हम जीतेंगे, ये भी आप देखिए। सीमा जी आपका ऑडियो भी मैं करेक्ट करवाऊंगी, आपका ऑडियो भी मैं करेक्ट करवाऊंगी। सीमा जी वापस मुझे रिपीटेड साउंड आ रही है, मैं एक बार आपका ऑडियो करेक्ट करवाती हूं और उसके बाद दोबारा से मैं इस जवाब के लिए आपके पास आऊंगी। एआईएमएम से दानिश कुरैशी साहब भी इस वक्त हमारे साथ हैं। दानिश साहब, 3 सीटें, कहा तो ये जा रहा है कि एआईएमआईएम के लिए कोई जगह बची भी है क्या? अगर बची है तो कैसे और किस तरीके से, किस आधार पर? क्योंकि इस बार तो ऐसा लग रहा है ना कि पूरी की पूरी पार्टी टूट के बाद जो गठबंधन बना, यानी कि अलायंस दूसरी तरफ और महायुति, इन्हीं के बीच में लड़ाई है, तो एमआईएम वहां पर कहां स्टैंड कर रही है? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने हलचल ये कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी और उसका जो साथी वो है अलायंस, वो किस तरीके से सत्ता में रोका जाए। लेकिन इस तरीके से जो पार्टियां तो अपने आप को सेक्युलर पार्टियां कहती हैं, उन तमाम पार्टियों ने जिस तरीके की राजनीति बनाई,
देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपको याद हो तो पिछले साल शुरुआती दौर में कह रहे थे कि आपको अगर मुकाबला करना है बीजेपी से तो आपको इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाना पड़ेगा, पूरे 543 सीट को इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा। लेकिन गठबंधन की अगर मानी जाए तो गठबंधन में एक पार्टी के मुखिया वो अपने आप को अलग तरीके से पेश करते हैं, दूसरी पार्टी के मुखिया अपने आप को अलग तरीके से पेश करते हैं, तीसरी पार्टी के मुखिया अपने आप को अलग तरीके से पेश करते हैं। इस गठजोड़ में जो पूरा मामला है, लड़ाई जो करनी है जिन लोगों के सामने, राजनीतिक लड़ाई में आप अपना चेहरा बनाने के चक्कर में जिस तरीके से देश की आवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस नीति के खिलाफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी बात रखी थी कि अगर हमको इनसे मुकाबला करना है तो अगर आप फेस बनाने की बात करेंगे तो किसी की पार्टी का नेता अपने आप को प्रधानमंत्री के लिए बात करता है, कोई दूसरी पार्टी, उत्तर प्रदेश की कोई पार्टी है वो अपने आप को प्रधानमंत्री के लिए, और अलग अलग तरीके से आपने लड़ाइयां भी देखी होंगी कि हम उनकी क्या वैल्यू है या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता रहा। दिक्कत यह है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के मुखालिफ हम कैसे लड़ सके, और जहां जहां हम कर सकते थे वहां हमने किया। हमने फिर उसके बाद खुला मैदान इनको छोड़ के रखा है। इसके बाद 2024 के बाद इनके पास अब कहने को कुछ भी नहीं रहेगा कि भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है उसकी बदौलत से हम हार गए। मतलब बस आप इसी से बचना चाहते हैं कि ये बस ये ना कहें। हाँ जी, बात बचने की नहीं है। हाँ। बात ये है कि जिस तरीके की लड़ाई, और खास करके महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के अंदर में तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पूरा माहौल बिगाड़ के रखा है। हाँ। एक तरफ शिवसेना और शिवसेना, एक तरफ एनसीपी और एनसीपी, दूसरी तरफ सो कॉल्ड सेक्युलर कांग्रेस जिसने जाके पहले सरकार बनाई फिर अलग हो गए। तो ये तो खुद क्या नहीं कर पा रहे, अल्टीमेटली चाहते क्या और करना क्या। ठीक है, इसका जवाब मैं राजीव जी से लूंगी, लेकिन रामकृपाल सिंह सर आपके पास आते हुए, आपके पास मैं सबसे लास्ट में इसीलिए आई हूं क्योंकि सारी जितनी भी पार्टीज हैं उनका टेक आपने सुन लिया है। अब इसी बीच में मुझे ये बताइए कि यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या नजर आता है। एमएम फैक्टर की अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की, मराठा और मुस्लिम फैक्टर, वो किस पार्टी को कितना बेनिफिशियल, जो पार्टीज टूटी सबसे इंपॉर्टेंट पार्टीज, मैंने इसीलिए कहा क्योंकि 2019 से 2024 का इसीलिए डिफरेंट नजर आता है क्योंकि हमेशा ये कहा जाता रहा कि जो केंद्र की सत्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, लेकिन इस बार ये ऐसी स्थिति महाराष्ट्र के लिए बनी हुई है क्योंकि महाराष्ट्र इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो रखा है कि वहां का वोटर कैसे तय करेगा कि उसको चुनना किससे है, क्योंकि पार्टियां टूटी हैं और गठबंधन अलग अलग हैं इस बार। बहुत सारे सवालों का जवाब आपके अपने जो आप बोल रही थी मैं उसी में से निकाल रहा हूँ। एक तो आपने ये बिल्कुल सही कहा कि महाराष्ट्र की जो इस समय की स्थिति है शायद इस पूरे देश में किसी भी सूबे से बिल्कुल डिफरेंट है। हर पार्टी में दो दो पार्टियां हैं, यानी आप यूं समझ लीजिए कि जिस महाराष्ट्र में 5 क्षेत्रीय दल हैं, 5 क्षेत्रीय दल मतलब एक शिवसेना, 2 एनसीपी और दो शिवसेना, 2 एनसीपी, करीब 4 हो गए आप समझ लीजिए, और क्षेत्रीय दल जो एक इनके साथ नहीं है, जो अम्बेडकर जी अलग हो गए, उस तरह जोड़ ले तो 5-6। सवाल इस बात का, मैं एक बात कह रहा हूँ, जनता के सामने, जनता जब वोट देने जाएगी तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल है कि हम वोट दे क्यों रहे हैं। ये वोट एक प्रधानमंत्री चुनने के लिए हो रहा है, और मैं फिर कहता हूँ 2014 में बीजेपी नहीं मोदी जीते थे। मोदी के नाम पे एक रेफरेंडम था, इस देश को मोदी चाहिए या नहीं चाहिए। 19 में भी मोदी के नाम पे रेफरेंडम था, 24 में भी बिल्कुल सीधी बात है, मोदी आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अब सवाल उठता है जिसको मोदी नहीं चाहिए तो फिर सोचेगा कि मुझे कौन चाहिए। तो क्या महाराष्ट्र प्रधानमंत्री देने जा रहा है? उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री बनेंगे, शरद पवार प्रधानमंत्री बनेंगे, शिंदे प्रधानमंत्री बनेंगे? वहां की जनता जानती है कोई नहीं। सीमा जी, तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो आज बहुत सारे विवाद जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये 6 महीने के बाद जब महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव आएंगे
तब ये विवाद ज्यादा गंभीर होंगे। उसके पहले अभी तो देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, 17 अप्रैल को सारे ओपिनियन पोल का आखिरी दिन था और सारे ओपिनियन पोल 15, 16, 17 में अपना प्रेडिक्शन दे दिए। आपके चैनल पर खुद अगर पोल ऑफ द पोल्स देखेंगे तो उसका निष्कर्ष क्या था? 88, 370, 360 के आसपास। ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि एक महीने में ऐसा क्या हो गया है कि सारे समीकरण बदल गए। तब भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें जो बीजेपी के वाला गठबंधन है उसको ही दिखा रहे थे। अब मैं नहीं जानता कि एक महीने में अचानक, और एक बात और कह दूं, आपने अभी कहा था कि शरद पवार, किसी ने कहा था ओबीसी शरद पवार के साथ कब रहा है भाई? देखिए, मैंने ही उसका मराठा और ओबीसी वाले उस ध्रुवीकरण वाली राजनीति का जिक्र किया था। बीच में डॉक्टर सीमा मलिक, आप कुछ कहना चाह रही थी? नहीं मैम, मैं कुछ कहना चाह रही थी, मुझे बिल्कुल मौका नहीं मिला है बोलने का, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। जी बोलिए। मैंने सभी को बड़ी पेशेंस से सुना है। देखिए, अभी हमारे पत्रकार राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो सीनियर पर्सन है जो अभी विश्लेषण कर रहे थे, उनका कहना था कि लोकसभा का चुनाव जो है वो केवल प्रधानमंत्री चुनने के लिए होता है। तो देखिए, आज जो हम लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं उसमें, जिसकी भी कोई शायद बात करना नहीं चाहता। किस तरह से आज महाराष्ट्र से जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरह से बाहर जा रहे हैं, गुजरात में चले गए सारे। अनएम्प्लॉयमेंट की एक बहुत बड़ी समस्या है वहाँ पर, शायद जिसके बारे में बात करना नहीं चाहते लोग। और देखिए, जो राइजिंग प्राइस है, जो किसानों का जो हाल है, और जो महिलाओं के साथ जो कुछ भी राइट ऑफ द वुमेन ऑफ दिस कंट्री जो है, वो चीजों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और जिस तरह से पेपर लीक हुए, अभी आप देखिए कल घाटकोपर में बहुत बड़ी रैली थी प्रधानमंत्री जी की, और किस तरह से वहाँ पर सारे मेट्रोज और सब कुछ चीजें बंद कर दी गई। वहीं पर इतना बड़ा अभी आपको बताइए वो बोर्ड गिरा था और इतने लोग वहाँ पर, इतने लोग की मृत्यु हो गई, इतने लोग इंजर्ड थे। तो एक मतलब मॉर्निंग का एक वहाँ पर एटमॉस्फेयर था। और जिस तरह से लोगों ने वहाँ पर, मतलब मेरे ख्याल से कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा इस बात को, उसके बारे में तो शायद प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं बोला। शायद वो भी एक समस्या थी वहाँ की जहाँ पर वो रैली करने गए थे। देखिए, ये सब चीजें, और जहाँ तक आप एमएम फैक्टर की बात करते हैं, देखिए मराठास हो या ओबीसी हो, सब अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं ये जो गवर्नमेंट है उससे। और मराठास तो बिल्कुल भी मेरे ख्याल से हैप्पी नहीं है। आप उनको कहते हो हमने आपको 10% रिजर्वेशन दे दिया, पहले आप उनको कुंजी सर्टिफिकेट्स मांगते रहे, फिर आपने बोला विल गो टू द कोर्ट, रिव्यू करेंगे, पर कुछ भी नहीं। एंड में आपने उनको 10% जो रिजर्वेशन दिया है, ये बात कोई, ये बहुत अच्छी बात है डॉक्टर सीमा मलिक, आप बात कर रही है मुद्दों की, आप बात कर रही है मुद्दों की, लेकिन दिक्कत क्या है ना, ये बहुत अनफॉर्चुनेट भी है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट भी है कि आप भले ही मुद्दों का जिक्र कर रही है, लेकिन बात तो हो रही है पार्टी की टूट पर। आप समझ रहे हैं कि हम कितनी पुरानी पार्टीज की बात कर रहे हैं, हम कितनी पुरानी पार्टीज की बात कर रहे हैं एनसीपी में, और एनसीपी में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिले, है ना। उतार चढ़ाव आपकी पार्टी में मैम कब से देखने को मिले, कितनी बार मान मनोबल की। प्रधानमंत्री जी ने ये तक कह दिया, प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट में ये भी कहा सीमा मलिक कि एनसीपी टूटी इसीलिए क्योंकि पुत्री को एक कुर्सी पर बिठाने का मोह है, ये वजह रही कि एनसीपी टूट गई। ये बिल्कुल गलत एलिगेशन है और कुछ नहीं है। देखिए, नहीं, लेकिन शरद पवार जी ने जब चुना तो उनकी बात को बल मिला ना। ईडी एंड सीबीआई के डर से लोग वहाँ पर गए हैं और किस तरह से पार्टी तोड़ी गई, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी पार्टी के जो कैडर है ना, जो मेन कैडर है, वो सब लोग जो है वो पवार साहब के पीछे खड़े हुए हैं। और आप देखिएगा, अगर 35 से 40 के बीच में अगर हमारी सीट ना है महाराष्ट्र में, तो आप कहिएगा। आज जो महाराष्ट्र है ना, वो कभी भी गद्दारों का साथ नहीं देता। महाराष्ट्र आपके 2019 में 4 सीटें आई थी मैम, और 2019 में आपकी 4 सीटें आई थी। आ रही हूँ राजीव जी, आ रही हूँ। 2019 में मैम 4 सीटें आई थी आपकी, 15.66% का आपका वोट शेयर था। 2019 इस बार रिपीट नहीं होगा जी, ठीक है, जाहिर है कि आप उसके लिए मेहनत करेंगे, लेकिन एक फैक्ट चेक होता है ना, वो फैक्ट चेक में इन सीटों, इन नंबर ऑफ सीट्स के साथ रख रही दूर नहीं है मैम। देखिएगा आप अभी क्या होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आप 2019 के नतीजे पलटना चाहती हैं, लेकिन मुझे तो बताना मेरी जिम्मेदारी है कि 2019 में स्थिति क्या थी, क्योंकि बोल देने से नहीं होता ना। और अब तो पार्टी भी टूट गई है, ये 4 सीटें, और उसके बाद पार्टी की टूट दिखाएंगे 4 जून को, पार्टी की टूट। उसके बाद राजीव जी क्या कह रहे थे आप? राजीव जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन एक तरफ इस बात की भी चर्चा हो रही है कि क्या
मतलब बीजेपी का सीएम की कुर्सी से मोह भंग हो गया है क्या? मतलब ये मैं विधानसभा की ठीक है बात कर रही हूँ, लेकिन जगह जगह लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी का मोह भंग हो चुका है अब सीएम की कुर्सी से। देखिए पूर्णिमा जी, दो बातें। सबसे पहले आप पहली बार राकेश जी से बात कर रहे थे तो राकेश जी ने कहा कि संजय निरुपम जय श्री राम कहते हुए बीजेपी की तरफ चल दिए। मुझे समझ में नहीं, कांग्रेस पार्टी को श्री राम जी से इतनी प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ में नहीं आता। ये लाइन देखिए, इनका लैंग्वेज देखिए, जय श्री राम कहते हुए चले गए। ठीक है, उनकी अपनी श्रद्धा है, भगवान उनको सद्बुद्धि दिए। दूसरी बात, जहां तक बात अभी बार बार हो रही है कि शरद पवार जी ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है कि उनकी पार्टी में कोई दम नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो सारी पार्टियां हैं, चाहे वो शरद पवार एनसीपी शरद चंद्र पवार हो, शिवसेना यूबीपी हो, ये सारी पार्टियां कांग्रेस पार्टी में मर्ज करेगी। ये उनका कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ। रामकृपाल जी यहाँ बैठे हुए इंडिपेंडेंट वॉइस है, ये उन्होंने कहा है। तीसरी बात, आपको मैं एक बात बता देता हूँ, कांग्रेस पार्टी को पिछली बार 1 सीट मिला था महाराष्ट्र में और 1 सीट मिले थे वो हैदराबाद के एक नेता है उनको। ये दोनों सीटें नहीं मिलेंगे, दोनों जीरो पार्टी वाले हैं। अगले बार से आपको इनको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चुनाव के रिजल्ट के बाद इनको डिबेट में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम महाराष्ट्र के डिबेट। क्योंकि उसका कारण क्या है कि ये आपका कॉन्फिडेंस है फिर या ओवर कॉन्फिडेंस है राजीव जी? नहीं, मैं कारण बता देता हूँ इसका। जिस तरीके की राजनीति वो हैदराबाद वाले जो नेता है वो करते हैं, हैदराबाद वाले थोड़ी नेता है, उनकी पूरी पार्टी है साहब, AIMIM उसको कहते हैं। हैदराबाद वाली थोड़ी पार्टी है सर। जो भी अरे वो हैदराबाद उनका इतिहास रहा है देश के टाइम में, वो 1940 ठीक है, दानिश जी लेती हूँ आपका जवाब, रुकिएगा। वो क्या है कि वो उन्होंने क्या किया 1947 में, भी आपको पता होगा, रजाकारों से निकली हुई पार्टी है, मुझे उनका पूरा इतिहास पता है, मैं उस पर नहीं हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी अपने आप के अंदर झांक नहीं रही कि इनके इतने बड़े बड़े नेता चले गए, ज्योतिरादित्य से लेकर के और केवल एक राजेश और सचिन पायलट को छोड़ दीजिए तो सारे इनके रियल जो नेता थे वो छोड़ चुके हैं पार्टी। आज ये कह रहे ये गलत थे, इनको ईडी ने धमकाया या इनको खरीदा, ये दोनों में अपनी पार्टियों को गाली देते हैं। पूर्णिमा जी सुनिए, या तो कहते हैं ये कमजोर लोग हैं, मतलब इनका चरित्र नहीं है, या ये चोर लोग हैं। ये अपने नेताओं को गाली देने की कांग्रेस की परंपरा रही है, लेकिन हम किसी को गाली नहीं देते। अब आपने कहा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस काम का है। कॉन्फिडेंस मोदी जी की जो 10 साल में काम हुआ है ना, अभी आप देखिए एनसीपी के लोगों का देखिए, उन्होंने क्या कहते हैं, पुलवामा भी नहीं है। ये पुलवामा का जो टेरर स्ट्राइक था उसको ये कोट करते हैं, ये बालाकोट स्ट्राइक नहीं कहते। ये क्या कहते हैं, पुलवामा भी नहीं है। राष्ट्रवाद का ज्वार चढ़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने लोगों के, आपने क्या कहा पुलवामा, सीमा जी, पुलवामा क्या होता है? पुलवामा में एक टेररिस्ट सेल जहां 42 हमारे लोग शहीद हो गए। आज देखिए ये जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, कुछ शर्म नहीं आती, ये बार बार पुलवामा का नाम लेते हैं चुनाव में। चुनाव में पूर्णिमा जी पुलवामा में हमारे 42 लोग शहीद हो गए। ठीक है, और मुद्दे तो है ना इम्पैक्टफुल। राम मंदिर का एक बड़ा मुद्दा है सीमा जी, राम मंदिर का भी एक बड़ा मुद्दा है जो कि महाराष्ट्र की राजनीति को इम्पैक्ट कर रहा है। फिर इस तरीके के बयान जो सामने आते हैं, आप इसको ऐसे देखिए ना कि आपके साथ मौजूद रहने वाले उद्धव ठाकरे, पहली बार ऐसा होगा मैम, ये अपने आप में विचित्र स्थिति है कि वो किसी कांग्रेसी को वोट देंगे। शेट्टी साहब, पहली बार ऐसा होगा कि वो किसी कांग्रेसी को वोट देंगे। और मैं फिर वापस विचारधारा पे लौटती हूँ, जो आपको करप्शन से लेके तमाम मुद्दों पर घेरते थे, जो आपको एक विचारधारा के एंटी बताते थे, आज आपके साथ हैं और देंगे वोट किसको? कांग्रेस को वोट देंगे। ऐसी बहुत सारी जगह जहां पर, सुनिए एक सेकेंड शेट्टी साहब मेरी बात तो सुनिए, शेट्टी साहब मेरी बात सुनिए, कहा ये भी शेट्टी साहब मेरी बात सुनिए, शेट्टी साहब मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रही हूँ, कहा यह जा रहा है कि ऐसी बहुत सारी सीटें थी जहां पर इनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, लेकिन सीटें आपने ले ली। मिश्रा जी आप प्रवचन कम कीजिए और सुनिए जरा बात। और आप तमीज से बात करिए शेट्टी साहब, आप आपका प्रवचन सुनने नहीं आए, आप तमीज से बात करेंगे। इसको प्रवचन नहीं कहते, इसको सवाल कहते हैं। और अगर आपको सवालों की भाषा समझ में नहीं आती है तो आप अपना ज्ञान मुझको नहीं देंगे शेट्टी साहब, ठीक है? आप मुझको अपना ज्ञान नहीं देंगे। इनको सवाल कहा जाता है, सवाल सुनने के लिए और जवाब देने के लिए आप डिबेट का हिस्सा होते हैं। बोलिए, बात पूरी कीजिए, फिर मुझे ऑन ग्राउंड जाना है। आज भारतीय जनता पार्टी को आज राज ठाकरे की जरूरत पड़ी, जिन्होंने यूपी बिहार के लोगों को मुंबई के अंदर दौड़ा के मारा। पूर्णिमा जी मुझे जवाब देना पड़ेगा। आज राज ठाकरे जी, आपको पता है
शिवसेना से अलग हो गए, वो बहुत अच्छे ओरिएंटर है, उसके बावजूद महाराष्ट्र और मराठी लोगों ने राज ठाकरे के पार्टी को सिर्फ एक विधायक दिया। तो महाराष्ट्र और मराठी मानूस जानता है कि असली शिवसेना किसके पास है। बाला साहब का विरासत उद्धव ठाकरे जी है, उसके बाद आदित्य ठाकरे जी है, इसमें दो राय नहीं है। तो जो नरेंद्र मोदी जी जिसको नकली सेना बोल रहे, पूरा का पूरा महाराष्ट्र के लोग हैं, मराठी मानूस है, महाराष्ट्र है, वो एक तरफा वोट उद्धव ठाकरे जी, एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस पार्टी को देने वाले। कोई पार्टी और अच्छा, बाला साहब ठाकरे ने आपकी पार्टी को लेकर क्या कहा था? शिवसेना कभी उनके साथ चली जाए तो क्या कहा था? देखिए, आप पूछ रही हूँ मैं, क्या कहा था? बात करना है, क्या कहा था उन्होंने? मुद्दे पे बात कर रहे, हमारे पार्टी पे क्या उन्हीं की मतलब फिर अभी मैंने जब बीजेपी से कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर शेट्टी साहब सवाल पूछा तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन आपका गजब का ओवर कॉन्फिडेंस है कि जिसको मिली कितनी सीटें सर? एक सीट मिली 2019 के चुनाव में। वो कह रहा है, वो पार्टी कह रही है कि इस बार हम परचम लहराएंगे। गजब बात करते हैं सर। बीजेपी के पास अपना कैडर नहीं है क्या? क्यों भीख मांगने जाते हो एनसीपी शिवसेना के पास? और अब मैं आपके, अगर आप सीट मांगने को, अगर आप भीख मांगना कहते हैं तो पूरे देश में इस बार कांग्रेस की सीट मांगने को लेकर क्या स्थिति है वो मैं बताना शुरू करूंगी सर। बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे आप, हमारे कांग्रेस बड़ा मुश्किल में फंस जाएंगे। मुझे 10 सेकंड मैं सर आऊंगी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा जरा। हाँ, कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स है उनको इंपोर्ट करके भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाना पड़ रहा है। ठीक है, उनका कैडर किधर हुआ? अगर नरेंद्र मोदी जी को अपने ऊपर विश्वास होता, अपने कैंडिडेट के ऊपर विश्वास होता, तो वो अजित पवार, एकनाथ शिंदे को इंपोर्ट कर कांग्रेस के लोगों को इंपोर्ट करके चुनाव नहीं लड़ाते। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई लीडर ही नहीं है, वो बिन लीडर का पार्टी है, इसलिए आपको कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की। ठीक है, चलिए ये इंपोर्ट करते हैं, आप एक्सपोर्ट करते हैं। मैं और इसके साथ ही राकेश शेट्टी जी ने जो कुछ भी कहा, राजीव जी आप उसका जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन पहले एक जवाब मैं सुशील व्यास जी से लेना चाहूंगी, क्योंकि सुशील व्यास जी, उद्धव ठाकरे ने तो कह दिया है कि महाराष्ट्र कभी गद्दारों को माफ नहीं करता है। मतलब आपके ऊपर एक टैग लगा दिया गया है कि आप हैं महाराष्ट्र के गद्दार और जनता देगी आपको जवाब। मेघा जी, आप पूर्णिमा है सर मेरा नाम। सॉरी पूर्णिमा जी, माफी चाहता हूँ। जी जी। पूर्णिमा जी, आपने जो शब्द कहा, उद्धव जी ने इस तरह से कहा, तो गद्दार शब्द का सीमा जी ने भी थोड़ी देर पहले शब्द यूज किया। गद्दार किसे कहते हैं? जो एक मुख्य चीज को लेके चले, बाद में उससे पलट जाए, उसको हम शायद, जो साधारण हिंदी है उसको मैं गद्दार शब्द का यूज वहां हो सकता है। 2019 में बहुत नम्रता से पूछना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर उद्धव जी किसके नेतृत्व में और किसका फोटो लगाकर चुनाव में गए थे? जो 62 सीट उनको मिली, 122 बीजेपी को मिली, 62 उनको मिली, तो क्या 62 जो विधायक चुन के आए वो मोदी जी का फोटो उन्होंने नहीं लगाया था? और जैसे ही चुनाव का नतीजा आया, उन्होंने अचानक शरद पवार जी और कांग्रेस के साथ जाकर के हाथ मिला करके धोखा देने का काम बीजेपी को किया। तो गद्दारी किसने की? तो गद्दारी शब्द किस पे लागू होता है? जो हिंदी व्याकरण में समझता हूँ। ठीक है, सीमा जी से जवाब ले लेती हूँ। सीमा जी से जवाब ले लेती हूँ। सीमा जी जल्दी से जवाब, फिर आती हूँ। ये महाराष्ट्र की जनता जानती है कि गद्दारी किसने करी। और जहां तक देखिए, उन्होंने छोड़ के वो महाविकास अघाड़ी में आए जो भी लोग हैं, तो ये लोग भी साथ में थे, 2.5 साल तक ये रहे, अच्छे इन्होंने सत्ता वत्ता चलाई साथ में। ऐसा नहीं, अगर इतना था तो उसी समय इनको नहीं आना चाहिए था हमारे साथ, उसी समय इनको मना कर देना चाहिए था। वो चाहे एनसीपी के लोग हैं या शिवसेना के, जो 2.5 साल तक बड़े आराम से हमारे साथ रहे, मतलब महाविकास अघाड़ी में, आज ये गद्दारी की बातें कर रहे हैं। तो देखिए, मैं इनका पार्टी का मामला है, मैं नहीं बोलना चाहती, कुछ इंटरनल मैटर होगा जहाँ की वहां से कहा जा रहा है कि भाई किस तरह से मुख्यमंत्री का पद बोला गया था और फिर नहीं दिया गया, तो मैं उसमें नहीं बोलना चाहती, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या उनकी बातें हुई और क्यों ऐसा हुआ। तो कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा कि जैसे कोई जिसको बोलते हैं ना, कोई ऐसे ही बेवफा नहीं होता। जी आपसे पूछ लेंगे कि क्या कहते हुए अजित पवार को पहले रोका गया था, फिर वो पूरा नहीं हुआ, फिर वो दोबारा से चले गए, फिर उनको रोका गया, फिर वो ये पूछेंगे आपसे, फिर बात तो इसी में लंबी चली जाएगी ना। नहीं मैम, मैं तो खुद ही कह रही हूँ कि मैं इसमें बोलना ही नहीं चाहती हूँ, उनका इंटरनल मैटर है, मैं एनसीपी में हूँ, मुझे क्या पता। धन्यवाद चाहता हूँ, आंतरिक मामला है। ठीक है जी, है ना, तो इसलिए मैं इसमें बोलना ही नहीं चाहती।
पर अभी जो गद्दारों की बात हो रही है वो तो सबने देखा है कि आप किस तरह से एक बार कहते हैं ठीक है, लेकिन सीमा जी ये तो क्लियर है ना कि बहुत किस तरह से कंफ्यूजन की स्थिति महाराष्ट्र में है। मैं कह रही हूँ ना कि पॉलिटिकल पंडित्स भी इस बार महाराष्ट्र की स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं। ये दिक्कत लगातार बरकरार है। दानिश जी, बहुत देर से आपके पास नहीं आई हूँ, जल्दी से आपका एक क्लोजिंग कॉमेंट लूंगी और फिर अंत में राजीव जी आपके पास आती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ऑल इंडिया में जैसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए कहा कि भाई आपको यहाँ बैठाना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, मुझे तो थोड़ा सा ये जानना है कि अगर सरकार में नहीं रहे तो जिन लोगों को बगल में बिठा के रखा है मोदी जी ने, उसके बाद अंदर की जो खिचड़ी पकने वाली है, जो लोग मुख्य भारतीय जनता पार्टी के थे वो और जो बाहर से इंपोर्ट करके लाए गए हैं वो, उनके बीच में जो युद्ध होगा, क्योंकि विपक्ष में तो भाजपा को बैठना पड़ेगा, उसके बीच जो युद्ध होगा वो देश की राजनीति का बहुत बड़ा एक सिनेरियो निकल के आएगा, जो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की नहीं सारी दुनिया की तारीख में आपके सामने। ठीक है, ठीक है। राजीव जी बताइए क्या होगा भाई, कैसे तय होगा, चेहरा कौन? दानिश जी, मैंने ये नहीं कहा कि आपको नहीं बिठाना चाहिए पूर्णिमा जी को, मैंने कहा कि अगली बार चुनाव में कोई सीट आएगा नहीं महाराष्ट्र डिबेट में। हाँ। इसलिए मैंने कहा आप बैठते रहिए टीवी पे, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट बन के बैठिएगा। आगे सुनिए पूर्णिमा जी, विषय क्या है? वो AIMIM छोड़ थोड़ी रहे राजीव जी, वो छोड़ थोड़ी रहे हैं AIMIM, अरे उसी को रिप्रेजेंट करेंगे और हैदराबाद सीट पर बात करेंगे। और जब वो हैदराबाद सीट पर बात करेंगे राजीव जी, तो मैं आपसे मालवी लता के बारे में बात करूंगी। बताइए राजीव जी, बात पूरी करेंगे, समय थोड़ा आप जो एनसीपी यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनके सबसे बड़े नेता शरद पवार जी के बाद, ठीक है राजीव जी की बात को सुन लेते हैं। राजीव जी जल्दी से बात पूरी करेंगे। शरद पवार जी के बाद सबसे बड़े नेता माननीय अजीत दादा पवार है, बात कर रही है और बड़े वाले ज्ञान देते सीमा जी को भेजिए बारामती से भी सीट हार रहे हैं, बारामती भी सीट हार रही है। मेरा कहना है कि आइडियोलॉजी बेस्ड जो होती है ना, शिवसेना ने अगर आइडियोलॉजी को छोड़ा तो गद्दारी हुआ। आज जो शिवसेना हमारे साथ है, जिसका धनुष बाण चिन्ह है, वो राम मंदिर के समर्थन में है, वो हिंदुस्तान के समर्थन में है, वो हिंदुत्व के समर्थन में है, वो भगवान के समर्थन में। कांग्रेस के प्रवक्ता चले गए, उन्होंने राष्ट्रवादी बने। जो देश में पूर्णिमा जी, जो देश में देश हित की बात करेगा, जो देश में आदरणीय राज ठाकरे साहब ने अपने पार्टी का झंडा भी बदला है। अब इनको समझ में नहीं आता, कांग्रेस पार्टी से उनका कल्चर उनको पता है। राज साहब ठाकरे ने कहा कि जो उनका झंडा पहले का जो था, आज देख लीजिए, उन्होंने देश के डेवलपमेंट के लिए काम करने की बात की है। उन्होंने कोई भी जो रीजनल इश्यूज है उस पर कोई बात नहीं की है, जो देश के हित में काम करेगा। ठीक है सर, देखिए ये तो आगे 4 तारीख को तय हो जाएगा, ये तो 4 तारीख को तय हो जाएगा, लेकिन सबके अपने दावे हैं।